हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 और जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये कौन सा चैप्टर है आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, क्योंकि बुक आप देख रहे हैं अब तक, तो आपको पता होगा कि किसके बारे में। तो नेल्सन मंडेला जो हैं उनके बारे में है। उनका जब फर्स्ट डे था, जब वो प्लेस ले रहे थे, यानी वो जब शपथ ले रहे थे एज अ प्रेजिडेंट, तब उनके लिए वो क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस चैप्टर में बताया है। और साथ ही साथ ये बताया है कि भाई इस जब वो प्लेज ले रहे थे, मतलब वो जब शपथ ले रहे थे, उससे पहले उनके साथ क्या क्या बीता था और अब उनके साथ क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें वो बता रहे थे कि मैं नेक्स्ट ये चीज़ें करूँगा, या एज अ प्रेसिडेंट उनके साथ जो भी चीज़ें उस दिन हुई थी वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। और एक जो बच्चों का था कि मैम क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर देखो हर किसी बुक में सब जगह अलग अलग है। जैसे आपका राजीव प्रकाशन है, उसमें थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आंसर तो कहीं से भी आ सकते हैं, आप उन्हें कर सकते हो। तो चैप्टर को बहुत अच्छे से समझो जिससे आप क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत लेंथी है, टफ नहीं है, लेंथी है, यानी कि उसका लेंथ बहुत बड़ा है। तो हम उसे जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। इससे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है, जो मैंने बता दिया है कि इसमें पूरा जिस भी दिन उन्होंने प्लेज लिया था एज अ प्रेसिडेंट, डार्क प्रेसिडेंट, तब के बारे में क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जो है, उनका पूरा नाम जो है वो क्या है, नेल्सन रोलिहला मंडेला। ठीक है, वैसे हम नेल्सन मंडेला कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम ये है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ये है साउथ अफ्रीका का लैंड, जहाँ पर साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो रहते हैं। इसी दिन यहाँ पर जो प्लेज हुआ था उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट है यहीं से आपका 10th मई। 10th जो है वो बहुत ही कैपिटल, सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल में दे रखे हैं। दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट डे था। कौन सा? 10th मई। तो 10th मई ये पूछा जा सकता है कि भाई चैप्टर जो है, यानी जो प्लेज लिया गया था वो किस दिन लिया गया था, तो वो लिया गया था 10th मई 1990। ठीक है, 1990 में लिया गया था ये। उनकी जो शपथ ली गई थी वो 10th मई को ली गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। डॉन मतलब होता है सुबह की जो भोर होती है, जो सूर्य उदय होने से पहले की जो सुबह होती है, भोर, उसे कहा जाता है। तो 10 मई जो था, उस दिन जो था, बहुत ही दिन सुहाना लग रहा था, चमक रहा था, साफ था। क्यों था उसके बारे में आगे बता रहे। होता है ना, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, जिस दिन हमारे साथ बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली होती है, उस दिन सारी चीज़ें जो है उस दिन की सुबह ही हमें बहुत अच्छी अच्छी लगती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिजीड बाय डिग्निटरीज एंड world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. For the past few days, कुछ टाइम पहले की बात हो रही है कि कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले से ही क्या होना स्टार्ट हो गया। I had pleasantly, मतलब मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया जा रहा था, सम्मानित किया जा रहा था। किनके द्वारा? जो भी डिग्निटरीज, जो भी पदाधिकारी थे। डिग्निटरीज का मतलब होता है पदाधिकारी, जितने भी बड़े लोग थे उनके लिए। और वर्ल्ड लीडर, जो भी वर्ल्ड के जो लीडर थे, उन सबके लिए कहा जा रहा है कि वो सभी आ रहे थे कमिंग टू पे, क्या देने के लिए? देयर रेस्पेक्ट, अपना रेस्पेक्ट, जो उनका रेस्पेक्ट है वो देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले। ठीक है, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन समारोह, जिसे उद्घाटन कहा जाता है। ठीक है, उद्घाटन। ओके, और डिग्निटरीज मतलब जितने भी बड़े पदाधिकारी थे उनके बारे में कहा जा रहा है। आगे, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो इनॉग्रेशन था, ये सबसे बड़ा, मतलब लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा गैदरिंग, गैदरिंग मीन्स मिलने वाला, मिलाव जुलाव वाला, सबसे बड़ा जो था इंटरनेशनल लीडर्स का, जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स थे वो सारे लोग आए थे। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका की सॉइल पर। ठीक है, साउथ अफ्रीकन सॉइल पर सब बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा इनॉग्रेशन था, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे थे। इससे पहले कभी भी ऐसा वहाँ पर नहीं हुआ था। साउथ अफ्रीका की सॉइल, यानी कि साउथ अफ्रीका की धरती पे। ये है साउथ अफ्रीका, इस तरह से दिखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द सेरेमोनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फ्रॉम्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन पिट्रोरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना।
क्या कहा गया है इसमें कि जहां पर सेरेमनी हुई थी, यानी जहां पर इनॉग्रेशन का फंक्शन हो रहा था, वो कौन सी थी? तो वो थी यूनियन बिल्डिंग। कहां पर? पिट्रोरिया। और कैसी थी वो था सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर आपको सीट्स दे रखी होती हैं रो में, लेकिन उनके ऊपर क्या नहीं होता है? रूफ नहीं होता है, यानी कि छत नहीं होता है। लाइक इस टाइप से होता है, इस तरह से दे रखा है। यहाँ पर बहुत सारी सीट्स होती हैं चारों तरफ बैठने के लिए, और ऊपर से कोई रूफ नहीं होता, लाइक स्टेडियम टाइप बोल दें वैसा होता है। और वहाँ पर जो था ये सारी जो सेरेमनी जो थी, ये जो इनॉग्रेशन का फंक्शन था, वहाँ पर रखा गया था। ठीक है, तो पिट्रोरिया में कौन सा? सैंडस्टॉर्म एम्फी थिएटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूनियन बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग थी? यूनियन बिल्डिंग। कहाँ पर? पिट्रोरिया में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. समझते हैं इसको क्या है? ये कह रहे हैं कि फॉर डिकेड्स मतलब कई दशकों से जो था, बहुत टाइम तक क्या हुआ, जो वाइट लोग थे, वाइट सुपरमेसी मतलब कि जो वाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, उनका सर्वोच्च था, मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते थे, उन्हीं का राज था। तो सुपरमेसी मतलब होता है सर्वोच्चता, मतलब उनकी सर्वोच्चता जो थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, उनकी सर्वोच्चता ज़्यादा थी। नाउ इट वॉज द साइट ऑफ, लेकिन अब जो है ये कैसा साइट था? ये ऐसा लग रहा था कि एक रेनबो का गैदरिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो लोग थे, यानी गोरे काले सभी के सभी वहां पर आए थे। तो रेनबो गैदरिंग मतलब एक अलग कलर, जैसे रेनबो में अलग अलग कलर होते हैं, वैसे ही वहां पर भी सारे लोग जो थे वो गोरे काले सभी थे, सबके साथ उनकी गैदरिंग हुई थी, सब लोग एक साथ मिलकर आए थे। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमो। और ये जो था इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मतलब क्या होता है? जैसे हम हमारे फ़ोन में देखते हैं, हम क्या करते हैं? इंस्टॉलेशन करते हैं, यानी उसको जोड़ते हैं, हमारे फ़ोन के अंदर वो ऐप हम इंस्टॉल करते हैं, दैट मीन्स हम उसको ऐड करते हैं। सेम इसको भी इसी तरह समझो, कभी भी कोई भी वर्ड मीनिंग होता है, उसका जो मीनिंग होगा वो आपके कुछ वर्ड्स जो पड़े हुए होंगे उन्हीं में से रिलेटेड कुछ होगा, बस आपको उनका मतलब समझना है। तो इंस्टॉलेशन को आप शुद्ध हिंदी में समझोगे तो बहुत टफ लगेगा। आप इस तरह से अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज में जो आप यूज़ करते हो उन वर्ड से समझो कि भाई इंस्टॉलेशन फ़ोन में करते हैं, दैट मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को हम जोड़ रहे हैं, हमारे अंदर ऐड कर रहे हैं, जो भी हम जिस चीज़ के अंदर से ऐड कर रहे हैं। तो यही होता है कि ये जो नेशन था वो ऐड कर रहा था, मतलब इंस्टॉलेशन हो रहा था कहाँ पर? साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक, यानी कि अब ये जो था ये डेमोक्रेटिक था। डेमोक्रेटिक का मतलब कि अब ये लोगों के द्वारा जो चलने वाला तंत्र था वैसा था, क्योंकि इससे पहले वाइट पीपल जो थे, वो काले लोग जो होते थे उनको ना ही मानते थे, ना ही उनको राइट्स देते थे, जो भी करते थे वो अपने अकॉर्डिंग करते थे, उनको कोई फ्रीडम नहीं थी। तो अब जो था ये लोकतंत्र था, सभी के लिए, ये जो समाज था वो सबके लिए था, तो ये डेमोक्रेटिक था। नॉन रेशल मतलब क्या होता है? इसका अगर शुद्ध मीनिंग समझोगे तो गैर नस्ली होता है। दैट मीन्स कि किसी को भी उनकी जाति के आधार पर, उनके रंग के आधार पर अब वो भेदभाव नहीं किया जाता था, इसलिए इसे नॉन रेशल कहा जाता है, यानी नहीं गैर नस्लीय बोल सकते हो, या जातिवाद नहीं होना उस तरह से। ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज कंपाइंड बाय माई डॉटर जिनानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस दिन जो था वो ऑटम डे था, क्योंकि सबके लिए वो बहुत ही नया दिन था, सबकी नई शुरुआत थी, और वो ऑटम डे था। और वो आई वॉज, अब वो कह रहे हैं, आई मतलब कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आई वॉज अकम्पाइंड। अकम्पाइंड मतलब होता है किसी के साथ आना। ठीक है, के साथ बाय माई डॉटर। अब वो किसके साथ आए थे? अपनी डॉटर जिनानी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्लेस में लेने के लिए इनॉग्रेशन में किसके साथ है, क्योंकि यहाँ पर उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, सिर्फ एक उनकी फैमिली की मेंबर हैं, वो कौन है? उनकी बेटी जिनानी। तो ये आप याद रखिएगा कि जिनानी उनकी डॉटर का नेम है। ऑन द पोडियम मतलब पोडियम मतलब कि वो मंच जो था, उस मंच में जहाँ हम स्पीच देते तो उसके हमारे आगे एक लंबा सा लगा होता है ना, जहाँ हम पेपर रख के स्पीच देते हैं, तो पोडियम। तो उस पोडियम यानी मंच पे मिस्टर डे क्लर्क वॉज द फर्स्ट सॉन इन द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और जो मिस्टर डे क्लर्क जो थे, डे क्लर्क ये एक नाम है, और इन्होंने जो शपथ ली थी, सॉन मतलब की शपथ ली थी एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। इन्होंने कैसे ली थी?
एज अ सेकंड डिप्टी जो थे उनके लिए उन्होंने अपना प्लेस लिया था। क्योंकि होता है ना, जैसे सभी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, हमारे स्कूल में भी हम जब ना बनते हैं कि हेड बॉय हेड गर्ल, तो हम जब प्लेस लेते हैं तो हमारे साथ नीचे भी और भी लोग होते हैं, वो भी शपथ लेते हैं। जैसे कोई होगा कल्चरल का हो गया, किसी ने स्पोर्ट्स का ले लिया, तो इस तरह से उनको भी अलग अलग दिया था। तो यहाँ पर मिस्टर डे क्लर्क, ये नाम याद रखना, किस पोस्ट पे थे। अब इस लाइन में से सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले किन्होंने शपथ ली थी, मिस्टर डे क्लर्क ने। किस पोस्ट पे ली थी, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देन थाबू मेबिकी वॉज सोन इन एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और थाबू मेबिकी इन्होंने ली थी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, मिस्टर डे क्लर्क ने कौन सी ली थी, सेकंड डिप्टी, एंड थाबू मेबिकी ने कौन सी ली थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट। थोड़ा सा नाम जो है वो थोड़ा टफ है, बोलने में आपको समझ में थोड़ा आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ऐसे ही हाईलाइट्स निकालते जाओ कि भाई पहले पैरा में हमने क्या इंपॉर्टेंट देखा। पहले पैरा में हमने समझा था कि भाई कब हुआ था, 10 मई को हुआ था, और उस दिन सारे डिग्निटरीज जो थे वो वहाँ पर आए थे। ठीक है। सेकंड में हमने देखा था कि कहाँ हुई थी सेरेमनी, तो वो हमें पता है कि सेरेमनी जो थी वो यूनियन बिल्डिंग में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाले में हमने देखा कि किस किस ने कौन कौन सी शपथ ली थी, तो बता दिया। व्हेन इट वॉज माई टर्न यानी कि किसके लिए कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला के लिए। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब मेरा टर्न आया, जब मेरी बारी आई, आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अब उन्होंने कहा जब मेरा टर्न आया तो मैंने क्या किया, उन्होंने किया आई प्लेस्ड, मैंने प्लेस्ड किया, मैंने शपथ लिया, ओबे एंड अपहोल्ड। ओबे मतलब होता है कि मैं इसका पालन करूंगा, ओबे का मतलब होता है पालन करना, अपहोल्ड मतलब कि इसको होल्ड करना, मतलब पकड़ के रखना। किसको, संविधान को। मैं संविधान को जो है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, ठीक है, संविधान का मैं आज्ञा का पालन करूंगा और इसको होल्ड करके रखूंगा। एंड डिवोट मतलब मैं अपने आप को समर्पित करूंगा। डिवोट मतलब होता है समर्पित, ठीक है, समर्पित करूंगा माई सेल्फ मतलब अपने आप को, टू द वेल बींग मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, रिपब्लिक यानी यहाँ की पब्लिक के लिए और यहाँ के पीपल्स के लिए, मतलब यहाँ के गणतंत्र के लिए और यहाँ के लोगों के लिए मैं अपने आप को क्या करूंगा, डिवोट करूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड। अब उन्होंने कहा कि जितने भी जो यहाँ पे लोग हैं, उन सभी लोगों को, उन सभी गेस्ट को उन्होंने असेंबल्ड करते यानी कि सम्मानित करते, संबोधित करते हुए कहा, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड मतलब और जो लोग उन्हें देख रहे थे। अब मान लो वहाँ पे उस टाइम पे टीवी होगा तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, या जो उनका आर्टिकल पढ़ेंगे, जब भी 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब उनका आर्टिकल छपेगा कि भाई उन्होंने प्लेज लिया था इस तरह से, तो उनके लिए वो कह रहे थे कि जो यहाँ पर आए हैं वो लोग, और जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए उन्होंने क्या कहा, जितना भी पूरा संसार जो है अब वो ले रहे हैं आई सेड। अब उन्होंने अपनी प्लेज ली, तो यहाँ से जो है उनकी प्लेज स्टार्ट हो रही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर। मतलब उन्होंने कहा आज जो है आप लोग जो आए हैं उनकी प्रेजेंस में, मतलब आपकी उपस्थिति में यहाँ पर, ठीक है, उपस्थिति में उन्होंने क्या किया, कन्फर ग्लोरी। उन्होंने कन्फर किया मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोला। कन्फर मतलब कि जो भी चीज़ हम बयां करते हैं उनके लिए कहते हैं कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी। ग्लोरी मतलब कि गौरव, ठीक है, इसका अर्थ होता है गौरव, सम्मान, गौरव, ठीक है, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। और उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि हमारी जो है एक नई शुरुआत होगी, उसके लिए उन्होंने कहा आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। उन्होंने कहा जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है, जितना भी हमने अनुभव किया है, किस पे, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन मतलब जो असाधारण सा लोगों का जो डिजास्टर मतलब होता है जो खत्म हो जाना, या जो चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा झेली हैं उसे डिजास्टर कहते हैं। डिजास्टर को अगर आप कहें तो किसी चीज़ का खत्म होना, हानि होना, किसी चीज़ को नुकसान होना, उसे डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन डिजास्टर जो हुआ है, हमने जो एक्सपीरियंस किया है, जो हमने अनुभव किया है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत पहले हमने किया था, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। लेकिन अब जो है वो मस्ट मैं चाहता हूँ, मैं करना चाहूँगा
कि सोसाइटी जो है वो बॉर्न हो, मतलब उसका जन्म हो कैसे, ऑन विच ऑल ह्यूमैनिटी, मतलब सभी के अंदर कौन सी हो, ह्यूमैनिटी हो, सभी के अंदर मानवता हो, विल बी प्राउड। और इसका मुझे प्राउड है कि मैं अब जो है ऐसा चाहूँगा कि जो भी हमने इतना एक्सपीरियंस किया है, जो भी इतना डिजास्टर हुआ है, अब आने वाले टाइम में ऐसा हो कि हम अपनी ह्यूमैनिटी पे प्राउड करें, हम ऐसे बने कि सबको हम पे नाज हो। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने प्लेज्ड में कही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world of own soil। ठीक है, our own soil, यहाँ पे कह रहे हैं कि who were मतलब we मतलब हम, यानी सबको संबोधित करते हुए कह रहे हैं वी हु वर आउटलॉस। आउटलॉस का मतलब क्या होता है, आपके बुक में दे रखा होगा, इंग्लिश में ही दे रखा है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है, आउटलॉस का मीनिंग होता है कि जब यानी जो साउथ अफ्रीका में जो डार्क लोग थे वो क्या करते थे, रंग भेद पे नीति करते थे, मतलब ब्लैक लोगों को कोई राइट्स नहीं देते थे, और वाइट लोग जो होते हैं वही अपना सारा शासन चलाते थे। ब्लैक लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती थी किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो इस चक्कर में क्या हुआ था कि बाकी की जो कंट्रीज थी उन्होंने उनसे अपना रिलेशन तोड़ दिया था, मतलब वो ना तो उनसे कोई संबंध रखते थे। तो इसी को हम आउटलॉस कहते हैं कि बाकी की जितनी भी कंट्रीज थी वो रिलेशन नहीं रखती थी किससे, साउथ अफ्रीका से। तो हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग अगो, मतलब वो जो आउटलॉस था वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब अभी अभी की ही बात है। क्यों? क्योंकि नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने से पहले यही सारी चीज़ें थी कि किसी को भी, जो ब्लैक लोग थे उनको किसी को भी राइट्स नहीं थे। ठीक है, तो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, लेकिन आज जो है हमको एक नया प्रिविलेज मिल रहा है, एक नया सम्मान मिल रहा है, एक नई पहचान मिल रही है, टू बी द होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन और सॉइल। मतलब आज हमें हमारी धरती पर ये जो है नया सम्मान मिल रहा है, नई प्रिविलेज मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो आज प्रेसिडेंट बन रहे, तो आज जो है बाकी लोगों को भी वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो अब से पहले नहीं हुआ करती थी। वी थैंक ऑल द अवर डिस्टिंग्विश्ड international guest for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice and for peace for human dignities। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जितने भी यहाँ के जो डिग्निटरीज है, जो पदाधिकारियाँ हैं, जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स आए हैं, उन सबको मैं क्या कहना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ आके पोजीशन लिया है, एक अधिकार लिया है। यहाँ जो पहले आउटलॉस की वजह से जो लोगों ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया था, जो रिलेशन नहीं रखते थे कंट्री से, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे तो जो भेदभाव किया जाता है वो सही नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, तो इसलिए बाकी की कंट्रीज उनसे रिलेशन नहीं रखती थी। लेकिन आज जो है जितने भी वर्ल्ड के जो लीडर्स आए थे, डिग्निटरीज आए थे, पदाधिकारी आए थे, उनको वो सबको थैंक्स कहना चाहते थे। ये क्या था, हमारी कंट्री के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक कॉमन विक्ट्री थी, मतलब एक जीत थी। विक्ट्री का मतलब होता है जीत थी, किसके लिए? फॉर जस्टिस यानी कि न्याय के लिए, फॉर पीस यानी शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटरीज यानी ह्यूमन के जो जो हमारे व्यक्ति हैं उनके सम्मान के लिए, डिग्निटरीज के लिए, ये सभी चीज़ें जो थी एक विक्ट्री यानी एक जीत के जैसी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। वी हैव एट लास्ट, मतलब अब उन्होंने एट लास्ट बताया है कि अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। अब उन्होंने बोला कि वो बता रहे हैं कि हमने जो है लास्ट हमने क्या क्या देखा है, हमने अचीव अब किया है। क्या अचीव किया है? एट लास्ट मतलब अब हमने क्या अचीव किया है? एट लास्ट अचीव हासिल किया है अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति। ठीक है, किसी चीज़ से राहत पाना या मुक्ति, उसे हम इमेंसिपेशन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो इमेंसिपेशन है, जो अब से पहले जो सारी चीज़ें होती थी उनसे हमने मुक्ति पा ली है। अब जो है पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग हम स्वतंत्र हैं। जहां उनको कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी, वो अपने मन से कुछ कर ही नहीं पाते थे, अब वो उस चीज़ के लिए फ्री हैं। ठीक है, वी हैव प्लेस्ड आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बाउंडेज ऑफ पुअर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। अब वो कह रहे हैं कि हम प्लेज करते हैं अपने आप, अवर सेल्फ मतलब हमने आपसे, कि टू लिबरेट यानी हम आज़ाद करेंगे ऑल आवर पीपल, सारे पीपल्स को, हमारे जितने भी, लिबरेट मतलब होता है आज़ाद करना, फ्री करना। ठीक है, या फिर आप इसको अगर सिंपल में समझो तो उसका अर्थ होता है फ्री। ठीक है, तो हम लिबरेट करेंगे अपने आप को, ये प्लेज में कह रहे हैं वो कि हम अपने आप को लिबरेट करेंगे, हमारे लोगों को लिबरेट करेंगे फ्रॉम, कहाँ से? द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जो अब तक जो हम बंधे हुए थे, किसमें? कि हमारे पास क्या थी? पुअर्टी थी यानी गरीबी थी। ठीक है, गरीबी,
डेप्रीविएशन, डेप्रीविएशन से अब देखो आप यहीं से उसका मतलब निकाल सकते हो। डेप्रीविएशन, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की हानि होना, किसी चीज़ की कमी होना। सेम इसका अर्थ भी यही है, डेप्रीविएशन यानी कमी जो हुई है, जो हानियाँ हुई हैं हमें, उसके लिए। सफरिंग, जो भी आपने सफ़र किया है, सहा है, उसके लिए। जेंडर, जो भी लिंग के संबंध में जो भेदभाव किया जाता था वो। और अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। और बाकी के जितने भी भेदभाव थे उन सभी से हमें क्या करना है, जो कंटिन्यू चल रहे थे उन सभी से हमको फ्री करवाना है अपने लोगों को। ये उन्होंने अपनी प्लेज में कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेवर 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 अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ बाय वन बाय अनादर। अब यहाँ पे जो था नेवर नेवर, कभी भी ऐसा कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड पे ऐसा कभी 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 नहीं हुआ था कि अब जो था ये नया एक्सपीरियंस था, जो बाकी लोग ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, उत्पीड़ना या फिर किसी को सताना, ये सारी चीजें से कहते हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन हो रहा था वन बाय अनादर, मतलब एक के द्वारा दूसरे पे जो उत्पीड़ना हो रही थी वो सारी चीजें जो है अब यहाँ इस धरती पे नहीं देखने को मिल रही थी। द सन शैल नेवर सेट, तो सनसेट के लिए क्या कह रहे हैं कि सन जो है वो कभी भी सेट नहीं होगा, यानी अब जो है कभी भी नहीं होगा, कि ऐसा नहीं होगा कि हम कौन से ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब होता है जो भी गौरवान्वित या फिर जितने भी महान काम जो हैं, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। ठीक है, जो भी हम उपलब्धि, जो भी नया चीज हासिल करते हैं उसके लिए, तो जो भी गौरव उपलब्धि हैं, जितनी भी महान उपलब्धि हैं, उनका सूर्य अस्त नहीं होगा कभी भी। यानी अब हम सिर्फ क्या करेंगे, अपनी उपलब्धियों पे आगे बढ़ते ही जाएंगे। ये चीज जो है, ये जो हम नई जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ये अब एंड नहीं होगी। ठीक है, लेट फ्रीडम रेन, इसको रेन पढ़ते हैं। ठीक है, लेट फ्रीडम रेन, यानी अब उन्होंने कहा कि अब जो है, रेन मतलब होता है रूल्स, जिसे हम कहते हैं रूल्स, या फिर आप कह दो उसे अधिकार। जितने भी अब हैं, ये जितने भी अधिकार हैं, ये रूल हैं, ये अब आपके लिए फ्रीडम है, आप इसके लिए फ्री हो, यानी सबके लिए सारे रूल्स एक जैसे हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, उन्होंने पूरी अफ्रीका को संबोधित करते हुए कहा कि गॉड ब्लेस अफ्रीका। यहाँ पर उनकी प्लेस जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन आता है कि उन्होंने अपनी प्लेस में क्या क्या कहा, तो आप यहाँ पे बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे ये लाइन लिख सकते हैं कि सन जो है वो कभी भी नेवर सेट होगा ऑन ग्लोरियस अचीवमेंट। एक आप क्या लिख सकते हैं कि जितना भी जो ऑपरेशन हुआ था, यानी कि जो भी उत्पीड़ना थी, वो अब किसी को भी दूसरी बार एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेंगी। इसके साथ साथ आप लिख सकते हो ये सारी चीज़ें कि जो हमने कंटिन्यू बॉन्डेज किया था, किसके लिए, पॉवर्टी के लिए, डिप्रीवेशन के लिए, सफरिंग के लिए, वो अब आगे नहीं होगा। मतलब लोगों को हम लिबरेट करेंगे। देखो अब ऐसे ऐसे वर्ड्स याद रखो, लिबरेट जिसको हम फ्री कहते हैं, फ्री करवा देंगे, तो उसकी जगह आप लिबरेट याद रखो कि आज़ाद कराना। एक नया वर्ड सीख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरीज रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे अब इनॉग्रेशन हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे भी जब हम रिपब्लिक डे होता है या कभी भी, तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है जैसे जेट्स जो होते हैं, हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं, उनके द्वारा। तो ये कह रहे हैं कि उसी कुछ मोमेंट्स में क्या हुआ, हमारी जो आंखें हुई वो लिफ्टेड यानी ऊपर की तरफ गई। क्या देखा हमने कि एक जो है स्पेक्टुलर एरे, यानी कि एक शानदार एक कुछ थिंग्स जा रही थी, कुछ चीज़ें जा रही थी। किस चीज़ की थी वो थी अमेरिकन जो साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और ट्रूप थे, वो कैरी करके जा रहे थे, मतलब लेके जा रहे थे। और जा रहे थे कैसे, एक परफेक्ट फॉर्मेशन में जा रहे थे। कहाँ पर, यूनियन बिल्डिंग, क्योंकि जो प्लेस जो हो रहा था, वो सेरेमनी जो हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, यूनियन बिल्डिंग में। और यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो है वहाँ से जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप्स जो है वो एक फॉर्मेशन में जा रहे थे, एक स्पेक्टुलर एरिया में जा रहे थे, यानी कि एक शानदार सारणी की तरह, एक लाइन की तरह सारे जो है वो जा रहे थे और कुछ प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ द पिन पॉइंट प्रिसिशंस एंड द मिलिट्री फोर्स, यानी ये नहीं दिखा रहे थे, ये डिस्प्ले नहीं कर रहे थे कि अपना वो नहीं दिखा रहे थे कि हाँ भाई हम दिखावा जिसे कहते हैं, वो दिखावा नहीं कर रहे थे कि हाँ हमारे पास इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स है, इसका दिखावा नहीं कर रहे थे। बट डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब अब वो दिखा रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, एक चीज़ दिखा रहे थे। किस चीज़ की, द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। अब वो जो मिलिट्री है उनके द्वारा जो लॉयल्टी है, यानी उनके द्वारा जो उनका सच्चाई है वो दिखा रहे थे उसके द्वारा, यानी जो भी जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, उनके द्वारा वो शो नहीं कर रहे थे कि हमारे पास इतनी सारी फोर्स है, जबकि वो क्या दिखा रहे थे, अपना लॉयल्टी दिखा रहे थे, अपनी ईमानदारी दिखा रहे थे।
टू अ न्यू गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट आ रही है और वो कैसी है, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली, यानी जो स्वतंत्र है और फेयरली है, मतलब किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रही है, यानी कि निष्पक्ष है और साथ में क्या है, स्वतंत्र है, ऐसा कहा जाता है। ओनली मूवमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जर्नल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट debacked with ribbon and medals from days gone by saluted me and placed their loyalty। अब वो कह रहे हैं कि उस मोमेंट में, ओनली मोमेंट बिफोर, मतलब उस मोमेंट से बिफोर क्या हुआ था, द हाईएस्ट जनरल जो थे, वहाँ के जो हाईएस्ट जनरल थे, उन्होंने, जो साउथ अफ्रीका के थे और डिफेंस फोर्स में थे, उन्होंने और पुलिस ने, उन दोनों ने, जहाँ पर उनके क्या लगे हुए थे, देयर चेस्ट, मतलब उनकी चेस्ट पे क्या लगे थे, डिबेक्ट, यानी कि तमगा जिसको कहते हैं हम, वैसा लगा था, और उन पे क्या था, वो थे रिबन के साथ और मेडल के साथ, मतलब उनके यहाँ पे रिबन के जैसे एक तमगा था, वहाँ पर क्या लगे थे, रिबन और मेडल्स लगे हुए थे। उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि वो लोग आए और उन्होंने उनको सैल्यूट किया और अपनी उनके प्लेस देयर लॉयल्टी, और उन्होंने शपथ ली कि हम जो हैं आपके साथ ईमानदारी से आगे सारी चीज़ें करेंगे। ऐसा उन्होंने, जब उन्होंने उनको सैल्यूट किया तो वहाँ से वो चीज़ें उनको दिख रही थी कि सामने वाला जो उन्हें सैल्यूट कर रहा है वो किस अंदाज में कर रहा है, उनके लिए ईमानदारी दिखा रहा है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मतलब वो कह रहे हैं, अनमाइंडफुल का मीनिंग होता है कि मुझे याद है, यानी कि उनके माइंड में है, जो वो भूले नहीं है, जो उन्हें आज भी याद है। तो वो कह रहे हैं कि अनमाइंडफुल की मुझे याद है कि क्या हुआ था, जो कुछ टाइम पहले, मतलब नॉट सो मैनी ईयर्स, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, ज़्यादा साल भी नहीं हुए, बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, मतलब पहले वो उनको सल्यूट नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, अरेस्टेड मी, मतलब मुझे अरेस्ट कर देते थे। फाइनली अ शेरवॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड एंड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अब क्या हो रहा था, वो कह रहे थे कि अब जो है शेरवॉन, शेरवॉन क्या होता है, एक इस तरह का साइन होता है जो जेट्स हेलीकॉप्टर्स के द्वारा बनाया जाता है, और उससे जब उनके जो स्मोक निकलता है, उनका जो धुआं निकलता है, उस धुएं से इस टाइप का कोई क्या बन रहा है, एक शेप बन रहा है, और उस जेट का नाम है, वहाँ के जो जेट है उनका नाम है इम्पाला। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पाला जेट जो थे वो थे, और वो क्या बना रहे थे, एक शेरवॉन, यानी कि एक वी शेप का एक साइन बन रहा था, और उसमें उस स्मोक में कौन कौन से कलर थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड। यानी अब पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग में जो है वो कौन कौन से कलर्स थे, तो आपको याद रखना है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लू एंड गोल्ड। अभी मैं आगे फ्लैग भी दिखाऊंगी आपको, तो वहां से भी आप कलर्स देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। अब उन्होंने बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो था उस दिन सिम्बलाइज किया गया था, मतलब कहा गया था कि अब जो हैं 2 नेशनल सॉन्ग्स जो हैं वो कहे जाएंगे, बोले जाएंगे। सिम्बलाइज मतलब प्रतीक होंगे, कौन कौन से, एक तो 2 नेशनल एंथम्स थे। फर्स्ट जो था वो वर्जन था वाइट सिंगिंग के लिए, और वो कौन सा था, नेकोसी सिकेले आई अफ्रीका। ठीक है, ये आप याद रख, मतलब ये पढ़ लेना, थोड़ा सा टफ है बोलने में, 1-2 बार पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा नाम याद हो जाएगा। ठीक है, नेकोसी सेकेलेले आई अफ्रीका, आई अफ्रीका से ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बाकी थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, तो आप उसको याद कर लेना। ठीक है, तो ये तो वाइट लोगों के लिए था, पूछा जा सकता है, सिर्फ वाइट लोगों के लिए पूछा जा सकता है, सिर्फ कॉमन जो है उनका नेशनल एंथम वो पूछा जा सकता है। तो वाइट लोगों के लिए जो था, उनके लिए ये वाला नेशनल एंथम था। एंड द ब्लैक्स, जो ब्लैक लोग थे वो सिंगिंग करते थे कौन सा, डाई स्टेम। ठीक है, ये डाई स्टेम जो था वो ओल्ड एंथम था। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एंथम जो था वो ओल्ड था, 2 एंथम थे तो कौन सा ओल्ड था, तो ये वाला था डाई स्टेम। ठीक है, ये था ओल्ड। और नेक्स्ट है, ऑल्दो दैट दे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नोन द वर्ड्स बाय हार्ट। अब वो कह रहे हैं कि वहां पर जो लिरिक्स जो थे, क्योंकि नया एंथम आया था तो काफी लोग, जो सारे लोग थे वो एक दूसरे के एंथम्स को नहीं जानते थे, क्योंकि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही एंथम गाया जाता था जो गोरो लोगों के द्वारा गाया जाता था, ब्लैक लोगों को कोई भी फ्रीडम नहीं थी। लेकिन आज जो था वो दोनों नेशनल एंथम गाए जा रहे थे, तो लोगों को नहीं आते थे वहाँ के लिरिक्स, लेकिन वो क्या कर रहे थे, बाय हार्ट उस चीज़ को समझ रहे थे। जैसे हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको राष्ट्रगान जब वो सीखना शुरू करते हैं तो उनको वर्ड टू वर्ड नहीं आता है, लेकिन वो फील करना स्टार्ट करते हैं और उनके साथ रह 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 करके इस तरह से बोलते हैं ताकि उस रिदम में वो आ जाए। उनको उनका मीनिंग भी नहीं पता होता है, लेकिन वो फील करते हैं कि हाँ भाई इस टाइम पे हमको ऐसे खड़े होना है, सब लोग ऐसे खड़े होते हैं, बिल्कुल बात नहीं करनी है, हिलना नहीं है। सेम यही चीज़ वो कर रहे थे। ठीक है,
ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। उस दिन जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थे, बहुत ज़्यादा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ऐसा हो रहा था क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ हिस्ट्री, आज की जो हिस्ट्री, उससे पहले जो हिस्ट्री थी उसके बारे में। इन द फर्स्ट डिकेड ऑन द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth। अब वो कह रहे हैं कि भाई इससे पहले फर्स्ट डिकेड कौन सी? ऑफ द 20th century। अब देखो 20th century की कैसे, अगर आपको समझना है तो कैसे समझोगे? ये 20th century कैसे होता है, कैसे मतलब बोलते हैं कि ये फर्स्ट सेंचुरी है, सेकेंड 21st century है या क्या है, फर्स्ट डिकेड क्या है? तो 20th century वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1901 से स्टार्ट होता है, फिर 2 तक कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर 1901 से कह रहे हैं कि फर्स्ट डिकेड कौन सा होगा? 10-10 सालों का होता है एक डिकेड। तो 1901 से लेके 1910 तक ये होता है हमारा फर्स्ट डिकेड, ठीक है। फिर ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके 20th century पे 2000 पे कंप्लीट होता है। अभी जैसे 21st century चल रही है, तो 21st century में हम क्या करते हैं? 21st में यहाँ से स्टार्ट, यानी 2001 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1901 से 1910 यानी इसकी बात कर रहे हैं कि फर्स्ट डिकेड में जो है कौन सी? 20th century की फर्स्ट डिकेड ये वाली है। तब क्या हुआ था? वहां पर जो बिटर यानी कड़वे जो कौन से गोरे लोग हैं उनके लिए कहा जाता है कि वहां की जो वॉर हुई थी, और बिफोर माय ओन बर्थ मतलब जो नेल्सन मंडेला है उनके बर्थ से भी पहले की बात हो रही है कि मेरे बर्थ से पहले, और जहां पर पहले फर्स्ट डिकेड जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब की बात कर रहे हैं। द वाइट जो होते थे, वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ अ रेशनल डोमिनेशंस अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। अब वो बता रहे हैं कि मेरे जन्म से पहले क्या होता था? मेरे जन्म से पहले जो गोरे लोग जो थे, जो वाइट स्किन वाले लोग थे, वो क्या करते थे? पैच्ड करते थे, यानी कि पैच्ड अप यानी अपना शासन रखते थे, और डिफरेंस करते थे किनके ऊपर? और इरेक्टेड करते थे, यानी अपना ही शासन चलाते थे, अपना सिस्टम चलाते थे, ऑफ रेशियल डोमिनेशन यानी रंग भेद की नीति पर भेद करते थे, अगेंस्ट द डार्क स्किन जो काले लोग थे उनके ऊपर, देयर ओन लैंड मतलब वो साउथ अफ्रीका जो थी, गोरे लोगों की, काले लोगों की, दोनों की लैंड थी, लेकिन जो साउथ अफ्रीका की जो सॉइल थी वहां पर जो उनकी ही लैंड थी, डार्क लोगों की लैंड थी, लेकिन गोरे लोग जो थे उन पर क्या करते थे? शासन करते थे, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था, तो वो वहां पर शासन करते थे। तो वहीं पर उन्हीं की लैंड पर उनके साथ वो क्या करते थे? उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे। ओके, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म बाय द बेसिस ऑफ वन द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। अब वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो था, मतलब जो संरचना थी वो कैसी थी? वो क्रिएटेड थी, कैसे, किस तरह से थी? बेसिस ऑफ वन हार्शेस्ट मतलब बहुत ही कठिन, बहुत ही क्रूल, हार्शेस्ट बहुत कठिन वाली थी, मोस्ट इनह्यूमन मतलब मानवीय नहीं थी, अमानवीय थी, और सोसाइटी जो थी संसार की, वो ये सारी चीजें एवर नोन, ये सारी चीजें वो जानते थे। नाउ in the last decade of the 20th century, on my 8th decades as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। और कह रहे हैं कि नाउ अब जो है लास्ट डिकेड और 20th सेंचुरी, अब लास्ट डिकेड कौन सी होगी? अगर आप डिकेड्स को करना स्टार्ट करोगे तो देखो 1901 से 1910, ठीक है, फिर 1911 से 1920, ऐसे ही 1921 से 1930, 1931 टू 1940। इस चीज को समझ लेना ताकि आपको आगे भी इस चीज की दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो उन्होंने कहा, पहले उन्होंने फर्स्ट डिकेड में बोला कि फर्स्ट डिकेड के टाइम पे ये सारी चीजें थी कि डार्क लोग जो थे किसके अंडर में थे? वाइट लोगों के अंडर में थे। अब उन्होंने कहा है कि नाउ द लास्ट डिकेड यानी कि ये वाली, अब लास्ट डिकेड में क्या हुआ था? 1991 से 2000, इट मीन्स कि ये जो टाइम था ये कौन सा था? ये उनके प्लेज का टाइम था, क्योंकि प्लेज कब हुई थी? 10th मई को हुई थी, ठीक है। तो 10th मई को हुई थी 1990 में। 1990 की बात कर रहे हैं कि 1990 फिर 1991 आता है, यानी इस टाइम पर वो प्रेसिडेंट बन चुके थे। तो वो कह रहे हैं कि अब जो है नाउ कौन सी 8th डिकेड, सॉरी लास्ट डिकेड जो है वो 20th की
सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड, और उनका 8th डिकेड। अब उनका 8th डिकेड कौन सा होगा, यहाँ पर उनका 8 डिकेड, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 इस वाले की बात कर रहे हैं। 1970 से 1980 की बात कर रहे हैं कि तब टाइम क्या था, तब ऐसा था कि जो लोग थे वो सिस्टम थोड़ा सा अलग था, लेकिन अब ओवरटर्न हो रहा है फॉरएवर, हमेशा के लिए रिप्लेस कर रहा है, मतलब अब चेंज हो रहा है, और रिकॉग्नाइज करेंगे लोग जो हैं अपने राइट्स को, अपनी फ्रीडम को, और वहाँ के लोग जो हैं वो इन चीज़ों को समझेंगे रिगार्डलेस ऑफ द कलर, यानी जो कलर के अकॉर्डिंग जो भेदभाव किया जाता था वो अब सारी चीज़ें नहीं होंगी जो इससे पहले हुआ करती थी। ठीक है, दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and the courage can never be counted and repaid। अब वो बता रहे हैं कि अब जो है ये जो उनके द्वारा जो नहीं सोचा जा सकता, जो नहीं बताया जा सकता, ऐसा सेक्रीफाइस जो बाकी के लोगों ने किया है, थाउजेंड ऑफ पीपल, बहुत से हजारों लोग जो थे, और उन लोगों के द्वारा जो सहा गया था, जो सफरिंग किया गया था, उन्होंने जो करेज दिखाया था, करेज मीन्स होता है साहस, जो उन्होंने साहस दिखाया था, उनको ना तो हम काउंट कर सकते हैं, यानी ना ही गिन सकते हैं, और ना ही रीपेड यानी ना ही उन्हें फिर चुका सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। आई फेल्ट दैट डे, मतलब वो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं फेल्ट करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं फील करता हूँ उस दिन जो है, एज आई हैव सो मैनी अदर्स डे, जो मैं बाकी के दिन भी सोचता हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोट्स who had gone before me। अब वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ अभी भी सोचता हूँ और पहले भी यही सोचता था, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो हूँ सिंपली सम मतलब कि मैं उन सभी का जोड़ हूँ जो अब तक जिन लोगों ने इतना सारे सेक्रीफाइस किए, इतना जो उन्होंने करेज दिखाया, इतना साहस दिखाया है, जो अफ्रीकन जो पेट्रोट्स यानी जो देशभक्त थे, पेट्रोट्स मतलब होता है देशभक्त, जो भी देशभक्त थे उन सभी के लिए वो कह रहे हैं कि मैं उन सभी का एक सम हूँ, उन सभी का एक जोड़ हूँ, जो आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, उनके द्वारा जो सेक्रीफाइसेस किए गए थे उन्हीं के द्वारा आज मैं यहाँ आके खड़ा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे लिए बहुत ही सम्मानित हैं। ठीक है, अब वो आगे कह रहे हैं हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले यहाँ से चले गए, यानी अभी वो होते तो वो सभी के सभी ये सारी चीज़ें देख के बहुत खुश होते। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी उन्होंने इतना कुछ सहा है, उन सभी के लिए मैं आज जो है उनका सम हूँ, मैं आज वो सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। आगे देखिए, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। ये जो लंबी और जो नोबल लाइन थी जो उनके द्वारा बताई गई थी, जो उन्होंने सहा था, वो सारी चीज़ें जो थी वो एंड हो गई थी, लेकिन आज वो है मैं नई तरह से फिर से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन वो नहीं सफल हो पाए। लेकिन आज जो मैं ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फिर से क्या है, नई शुरुआत है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे दुख है कि मैं उनको थैंक यू नहीं कह पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी देयर सेक्रीफाइसेस हैड wrought। अब वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए थे वो नहीं देख पाए हैं, वो उन्होंने नहीं देखा है जो इससे पहले, मतलब उन्होंने इतना दुख सहा था, लेकिन आज जो है स्वतंत्र देख के वो भी खुश होते, लेकिन वो ये चीज़ नहीं कर पाए, और ना ही मैं उनको थैंक यू कह पाया। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर वो सी नहीं है, नहीं देख सकते देयर सेक्रीफाइसेस, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए थे। द पॉलिसी ऑफ द अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्थीड मतलब क्या होता है, जो रंग भेद की नीति होती है उसको अपार्थीड कहते हैं। ठीक है, रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, रंग भेद बोल सकते हैं इसे हम। अपार्थीड मतलब जो भेदभाव किया जाता था रंग के आधार पर, वो बहुत ही डीप और लास्टिंग मतलब बहुत ही गहरा और बहुत ही लंबे समय तक का वॉन्ड मीन्स होता है घाव। ठीक है, घाव था, एक चोट था जो मेरी कंट्री, मेरे देश और मेरे लोगों पर था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हमने बहुत स्पेंड मतलब ईयर्स जो है स्पेंड किए इसमें, इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग, मतलब इसको रिकवर होने में जनरेशन भी लग सकते हैं, फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, मतलब जो घाव जो है वो इतना गहरा जो हो रखा है उसको भरने के लिए जनरेशन भी लग सकते हैं टाइम रिकवर होने में। ठीक है, बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशंस एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थैम्बोस। अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि वो जो दशकों तक, जो डिकेड्स तक, जो दशकों तक जो ऑपरेशंस यानी कि जो उत्पीड़ना, जो हमको पीड़ा दी जाती थी,
वो, और ब्रुटेलिटी, ब्रुटेलिटी मतलब होता है जो भी क्रूरता, बहुत ही गलत तरीके का व्यवहार जो उनके साथ किया जाता था, जिसे आप क्रूरता भी कह सकते हो, ठीक है। क्रूरता जो दी जाती थी अनादर, मतलब लोगों के द्वारा, अनइंटेंड मतलब जिसे इंटेंट मतलब इंटेंशनली कहते हैं ना, जैसे अनइंटेंट यानी कि जिसमें आपकी गलती नहीं हो और आपको फिर भी वो प्रताड़नाएं दी जा रही थी, अनइंटेंट। और जो इफेक्ट्स दिए, जो प्रभाव आ रहे थे, दैट वाज द इट प्रोड्यूस्ड, और उनको ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से आ रही थी कि भाई इससे पहले क्या हो रहा था, जितना भी उनके द्वारा जो रंग भेद पे किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था, लोगों को रिकवर होने में टाइम लग रहा था, तो ये सारी चीज़ें किस किस ने सही थी, वो सारे नाम यहाँ पे बताए गए हैं कि कौन कौन थे। ओलिवर थैम्बोस, ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई थी। ओलिवर थैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथलिस, and the Yusuf Dadus, okay, Yusuf Dadus, the Bram Fitchers and Robert Sobuquist of our time, मतलब हमारे टाइम के जो लोग थे, इन्होंने ये सारी चीज़ें सही थी। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा करेज था, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत ही ज़्यादा वाला करेज था, बहुत साहस था उनके अंदर, विजडम था एंड जनरसिटी थी, दैट देयर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन, जो बाकी के लोगों में आज भी जो है हम जानते हैं, उनके द्वारा इतने सारे स्ट्रगल किए गए थे, इतना कुछ उन्होंने सहा था, उन लोगों का उन्होंने यहाँ पे नाम बताया। तो ये नाम भी थोड़े से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, अब ये नाम ये थे, ओलिवर थैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, ओके, चीफ लुथुली, यूसुफ डैडोड एंड ब्रैम फिचर्स एंड रॉबर्ट सोबुक्वे, ठीक है, ये नाम थे, ये आपकी बुक में भी दे रखे होंगे इस तरह से। Perhaps it requires such depth of operations to create such heights of characters, शायद ये रिक्वायर्ड था, इस चीज़ का रिक्वायर्ड था कि गहराई तक इतना ज़्यादा उत्पीड़ना जो मिल रही थी उनके लिए, वो क्या था, क्रिएट सच अ हाई कैरेक्टर, और इन्हीं से वो क्या है, एक हाई क्रिएटर बन के आए, मतलब एक अलग ही चीज़ बनकर आए। क्यों? क्योंकि जब हम पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर से करी जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को सहते 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 उसमें फिर स्ट्रांग बन जाते हैं। तो सेम चीज़ इनके साथ हुई थी, अगर ये सारी चीज़ें इनके साथ नहीं होती तो इतने स्ट्रांग नहीं होते और आज इनका नाम यहाँ पे लिया नहीं जा रहा होता। तो इनके अंदर बहुत करेज था और इतना ज़्यादा उन्होंने सहा था, इतना ज़्यादा उत्पीड़ना सही थी, और आज ये क्या है, एक हाई कैरेक्टर बन के हमारे सामने आए हैं। माई कंट्री रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरे कंट्री में जो है, साउथ अफ्रीका जो है वो मिनरल्स के लिए और मतलब पदार्थों के लिए, खनिज पदार्थों के लिए और जेम्स के लिए बहुत ज़्यादा मानी जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट लाई बिनिथ इट्स सॉइल, लेकिन यहाँ पर जो है मेन जो उनकी यहाँ की जो सच्ची जो धन है जो उनका, वो क्या है, बट आई हैव ऑलवेज नो दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ, मतलब सबसे ज़्यादा जो धन वाली चीज़ है वो क्या है, यहाँ के लोग, यहाँ का फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, यहाँ के जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो यहाँ का प्योर डायमंड है, सच्चा सोना जिसे हम कहते हैं ना, तो वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ के लोग हैं जो फाइनर और ट्रूअर हैं, ठीक है। जैसे एक प्योरेस्ट डायमंड होता है, जैसे एक डायमंड जो बिल्कुल सच्चा हीरा जो होता है, उस सच्चे हीरे की तरह यहाँ के लोग हैं जो बहुत ही सच्चे और कैसे हैं, ट्रू हैं और अच्छे हैं, ठीक है। आगे देखिए, इट इज़ फ्रॉम these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। कॉमरेड्स मतलब कि मेरे जो साथी थे उनके लिए वो कह रहे हैं, क्योंकि नेल्सन मंडेला जेल में भी रह चुके हैं, तो वहाँ पर उनके साथ जो उनके साथी थे उनके लिए कह रहे हैं कि वहाँ से मैंने करेज का मीनिंग समझा कि करेज का मतलब क्या होता है, यानी साहस का अर्थ होता क्या है, वो वहाँ से उन्होंने समझा। तो आगे हम क्या समझने वाले, साहस होता क्या है, अब इसी के थ्रू आप लोग भी समझोगे कि एक्चुअल में साहस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो करेज, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने लोगों को, औरतों को और आदमियों को मैंने रिस्क में देखा है कि वो एक आइडिया के लिए, एक उपाय के लिए या एक चीज़ को, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी लाइफ को कहाँ रख देते थे, रिस्क में डाल देते थे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट द डिफाइज ऑफ इमेजिनेशंस। अब वो बता रहे हैं कि वो जो लोग थे, जो आदमी थे, वो अपना शो करते थे कि जैसे भी उनके ऊपर जो भी गलत चीज़ कही जाती थी, जेल में उनके साथ जो भी चीज़ किया जाता था, वो अपनी स्ट्रेंथ रखते थे और अपनी स्ट्रेंथ को कभी टूटने नहीं देते थे। किनके द्वारा, जो उनके द्वारा टॉर्चर किया जाता, जो उनको उत्पीड़ना दी जाती थी, उनके ऊपर अटैक्स किया जाता, उनको मारा जाता था, लेकिन वो अपना करेज दिखाते थे, अपनी हिम्मत दिखाते थे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट अ एब्सेंस ऑफ फियर। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ कही गई है कि करेज का मतलब, यानी साहस का मतलब ये नहीं है
कि एब्सेंस ऑफ फियर यानी फियर की अनुपस्थिति है। यानी ऐसा नहीं है कि आपके अंदर साहस है तो इसका मतलब आपको डर नहीं लगता है। डर एक अलग चीज होती है, साहस एक अलग चीज होती है। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, यानी अब वो कह रहे हैं कि जबकि आपको क्या, ट्रिम्फ मतलब होता है जीत हासिल करना, ठीक है। आपको अपने साहस के अपने डर के ऊपर जीत हासिल करनी चाहिए, ना कि आप उस डर, अगर आपके अंदर डर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप साहसी नहीं हो। आपके अंदर डर सबको लगता है, किसी ना किसी चीज से डर लगता है, लेकिन डर पे काबू पाना, ठीक है, या इसको आप ट्रिम्फ को आप काबू भी कह सकते हो कि किसी चीज पे काबू पाना, उसको हम कहते हैं ट्रिम्फ। तो आप अपने डर पे काबू पा लेते हो, उसे हम साहस कहते हैं। ना कि ऐसा नहीं है कि जिसको डर नहीं लगता तो वो साहसी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज टू फील अफ्रेड। वो मैन नहीं, वो मतलब ब्रेव मैन की इन्होंने डेफिनेशन बताई है कि बहादुर आदमी वो नहीं होता है जिसको भाई डर नहीं लगता हो, जिसको डर फील नहीं होता हो, बट ही हु कनकर्ड दैट फियर, मतलब जबकि वो क्या करता हो, अपने फियर को कनकर्ड करता हो, मतलब जोड़ के रखता हो, अपने जो उसका डर है उस पर काबू पाता हो, वो ब्रेव मैन होता है, बजाय कि जिसको डर नहीं लगता वो ब्रेव मैन हो, ठीक है। तो ये चीज हमेशा हमको भी ध्यान रखनी चाहिए कि साहसी कौन होता है, करेज किसके अंदर होता है, जिसके अंदर उस डर को वो जीत ले, वो होता है करेज, उसके अंदर साहस होता है। जिसको डर ही नहीं है उसको तो फिर मतलब ही नहीं है, उसको साहसी है नहीं है वो कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसको डर ही नहीं लगता। लेकिन जिसको डर लगता है और डर के बाद भी उसने डर पे काबू करके फिर वो काम किया है, उसके अंदर बोलते हैं कि भाई तेरे अंदर बहुत करेज है, ठीक है। तो ये चीज, करेज अलग चीज होती है, डर का मतलब नहीं होता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। अब यहाँ पर जो बॉर्न हुए थे, मतलब कह रहे हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी अगर एक बच्चा भी कहा जाए तो बच्चा भी कभी हेट के साथ पैदा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा जैसे शुरू होता है, मतलब बच्चा जैसे जन्म लेता है तो उसके अंदर गुस्सा आ जाता है। जब भी हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो क्या होता है, स्माइल करता है, वो प्यारा सा क्यूट सा लगता है। तो कह रहे हैं कि बच्चा कभी भी ऐसे जब बॉर्न होता है तो हेट के साथ बॉर्न नहीं होता, यानी नफरत के साथ बॉर्न नहीं होता है। On his background, on his religion, people must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposites. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बॉर्न नहीं होता है हेटिंग के साथ, कि भाई ऐसा नहीं होता है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो कह दिया कि भाई तुम्हें इससे नफरत करनी है, इससे प्यार से बात करनी है। बच्चा नहीं समझता, बच्चा सिर्फ प्यार की भाषा समझता है। हम उनके साथ वो सारी अपब्रिंगिंग करते हैं, हमारे बैकग्राउंड से उसके अंदर ये सारी चीजें आती है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। वो बच्चा जो है हमको देखता है, हमको देखता रहता है कि हम किस तरह से कौन सी चीज कर रहे हैं। बच्चा अनुभव से ही सीखता है, तो बच्चे को कोई चीज सिखाई नहीं जा सकती। उनके अंदर जो नेचर डेवलप होता है वो हमें देख के हम किस तरह से बात करते हैं, हम कैसे रहते हैं, उसी पे डिपेंड करता है। तो हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन उस पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी स्किन के अकॉर्डिंग। पीपल मस्ट जो है लर्न टू हेट, जो लोग होते हैं वो ही हेट करना सिखाते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो हेट करना सिखाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो प्यार करना भी सिखा सकते हैं। यानी लोगों के ऊपर है कि वो प्यार करना सिखा सकते हैं या हेट करना है, वो हम लोगों के ऊपर होता है, हम कैसे आगे वाले पर्सन को सिखा रहे हैं। फॉर लव कम्स, लेकिन क्या कह रहे हैं कि लव जो है, प्यार जो है, वो नेचुरली ह्यूमंस के हार्ट में आता है, इट्स ऑपोजिट, यानी हेट के अकॉर्डिंग। कि हेट ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली आती है, हेट हम क्रिएट करते हैं, हेट हम बनाते हैं, नफरत हम किसी के प्रति बनाते हैं। प्यार जो है वो ऑटोमेटिक आता है। प्यार बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी ने हमको 4 बातें प्यार वाली बोल दी तो हम उनको सामने वाले से बहुत मीठा मीठा बात करते हैं। हम क्या करते हैं, हम बात वैसे ही करेंगे जैसे हमें करना है। लेकिन अगर नफरत वाली चीज होगी तो वो सामने से दिख जाती है। प्यार कोई इस तरह से नहीं बताता है। प्यार जो है हमें बाय बर्थ, किसी छोटे बच्चे को देखो तो कभी वैसे छोटा बच्चा होगा तो आप उसको जब हंसाने की कोशिश करते हो तो वो हंसता है। ऐसा नहीं है वो पहले से ही गुस्सा करेगा, क्योंकि उसको नहीं आता है गुस्सा करना। वो कहीं ना कहीं से देखेगा तभी वो गुस्सा करना सीखेगा। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि लव जो है वो नेचुरल होता है बजाय कि हेट के, ठीक है। नेक्स्ट, इवन इन द ग्रिमिस्ट टाइम इन प्रिजन। ग्रिमिस्ट मतलब क्या होता है, झलक, यानी कि कुछ जो पीछे की जो पास्ट की जो चीजें हैं उनके बारे में कहा जाता है ग्रिमिस्ट। ग्रिमिस्ट टाइम इन द प्रिजन, जो जेल के टाइम में उन्होंने बताया है कि क्या हुआ था। व्हेन माय कॉमरेड्स, जो मेरे कॉमरेड्स थे, मेरे साथी जो थे, आई वर पुश टू अवर लिमिट्स, हमें जो था मैंने जो है अपनी लिमिट्स को पुश किया था, मतलब और भी अपनी सीमा से आगे बढ़कर मैंने अपने आप को पुश किया था। आई वुड सी द ग्लिमर ऑफ द ह्यूमैनिटी, मैंने क्या देखी थी, एक झलक देखी थी, किसकी, मानवता की
इन वन ऑफ द गार्ड एक गार्ड था वहाँ का, जो सैनिक था उसके अंदर, जब वो जेल में थे तो वहाँ पर एक गार्ड के अंदर उन्होंने एक झलक देखी थी किसकी, मानवता की। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वो एक सेकेंड के लिए थी, बट इट वॉज इनफ टू रीश्योर मी, मतलब लेकिन उन्होंने मुझे रीअश्योर यानी कि मुझे ये संकेत दे दिया था कि भाई अभी भी जो है मानवता है, क्योंकि जब वो जेल में थे तब की बात कह रहे हैं। एंड कीप मी गोइंग, मतलब अब उन्होंने जो मानवता की एक झलक जो मैंने देखी थी कि आज भी लोगों में ये चीज़ें हैं, मानवता है, तो उनके अंदर ये चीज़ आ गई कि नहीं मुझे इस देश के लिए आगे लड़ना है, क्योंकि यहाँ के काफ़ी लोग जो हैं जिनके अंदर अभी भी क्या है, मानवता है उनके दिल में। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। वो कह रहे हैं कि कभी भी एक आदमी की जो अच्छाई है, यानी एक इंसान की अच्छाई जो है वो छुप सकती है लेकिन कभी भी बुझ नहीं सकती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के, अगर मान लो आपके अंदर कैसा नेचर है, आपके अंदर हेट आ गई है, गलती से किसी पर्सन के लिए आपको हेट आ गई है, आपको नफरत आ गई है, तो आप उसको नफरत को दिखाओगे लेकिन एनी टाइम नहीं दिखा पाओगे। कहीं ना कहीं जहां आपके दिल में कोई अच्छाई है वो शो हो जाती है। अगर आप किसी पर्सन के साथ रह रहे हो, आप दिखा रहे हो कि मुझे बड़ी हेट है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपके किसी एक छोटे बिहेवियर से भी सामने वाले को समझ में आ जाए कि भाई बंदा दिल से तो अच्छा है, बस उसको किसी चीज़ की नाराज़गी है इसलिए इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें कह रहे हैं कि भाई वहाँ के जो लोग थे, मतलब मेंस में एक फ्लेम जो होती है गुडनेस की, वो एक फ्लेम की जैसे होती है, मतलब एक आग की तरह अंदर होती है, लेकिन बस वो क्या करते हैं, उसको छुपाते हैं, लेकिन कभी भी बुझ नहीं सकती, यानी कभी भी खत्म नहीं सकती। एक्सटिंग्विश मतलब कि कभी बुझ नहीं सकती है। इन लाइफ एवरी मैन इन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, अभी आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि एक आदमी मतलब एवरी मैन, हर एक पर्सन के लिए दो ऑब्लिगेशन होते हैं। ट्विन मतलब दो, ऑब्लिगेशन मतलब होता है उत्तरदायित्व। हर किसी की उत्तरदायित्व होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं, हम सभी के लिए भी होते हैं ना, कि एक हमारा हमारे घर के लिए होता है, एक हमारा हमारे देश के लिए होता है, या सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि एक हमारा हमारी फैमिली के लिए होता है, एक हम हमारे काम के प्रति रखते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं। अब काम भी हमारा क्या हो गया, एक सोशली हो गया, एक देश के लिए हो गया। तो दो दायित्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन एंड हैज़ एन ऑब्लिगेशन, ठीक है, ये एक यहाँ तक हो गया। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, जो देश के लोग हैं, कम्युनिटी जो हमारा समाज है उसके लिए, और कंट्री जो हमारा देश है उसके लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, हमारे सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में क्या कहते हैं, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। हम जो हैं दोनों दायित्व पूरे करते हैं, किसी चीज़ के लिए हमको पाबंद नहीं है कि ये करना है ये नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड द एबिलिटीज, मतलब हमारे अंदर जितना समर्थ होता है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे दायित्वों को पूरा करते हैं। अच्छा करें, बुरा करें, कम करें, ज़्यादा करें, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग ये दोनों दायित्व जो है पूरे करते हैं नॉर्मल लाइफ में। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या था, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर फुलफिल्ड बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन अभी नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि मेरे टाइम में क्या था, ये जो चीज़ें थी ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, दोनों दायित्व पूरा करना पॉसिबल नहीं था। किन के लिए, डार्क स्किन लोगों के लिए। इन साउथ अफ्रीका मैन कलर्ड यानी कि जो कलर वाले हैं, जो ब्लैक लोग हैं, हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज अ पनिश्ड, अगर वो लोग अपना दायित्व पूरा करते थे एज अ ह्यूमन या फिर कंट्री के अकॉर्डिंग, तो उनको क्या किया जाता था, उनको पनिश्ड किया जाता था और उनको आइसोलेट किया जाता था, यानी उनको अलग से रखा जाता था, अपने घर बार से दूर करके कहीं बंद कर देते थे। जो भी अपने दोनों दायित्व पूरे करते थे, यानी देश के प्रति, यानी किसी लोगों को, क्योंकि वहाँ के लोग सारे क्या थे, गुलाम थे, तो वहाँ पर अगर कोई भी अपने मन का कुछ करता था तो उसको क्या कर देते थे, उसको आइसोलेट कर देते थे, अलग कर देते थे और उनको पनिश्ड करते थे। इन साउथ अफ्रीका में जो क्या था, मैन जो है वो ट्राई करता था अगर अपनी ड्यूटी को अपने लोगों के लिए, तो उसे क्या करते थे, इनवाइटेबली, मतलब उनको अलग कर देते थे कि भाई तुमने जो चीज़ की है, मतलब जो भी उनके द्वारा अपनाया गया है, जो भी दायित्व किए गए हैं उनके लिए, फ्रॉम हिज फैमिली, उनको अपनी फैमिली से अलग कर देते थे कि तुम लोग अलग रहो। एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उनकी फैमिली को फोर्स किया जाता था कि अब जो है आप अलग तरीके से रहो, क्योंकि आपके जो मैन हैं, आपके जो लोग हैं, उन्होंने देश के लिए कुछ अलग काम किया है, तो वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं थी, इस चक्कर में उन्हें अलग कर देते थे, जो भी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करते थे। तो ट्विंग लाइट द एक्सटेंस ऑफ सेक्रेसी एंड द रिबलियन, और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ
अस्तित्व हो जाता था, एक्सटेंस किया जाता था, कि बोला जाता था, दूर किया जाता था सेक्रेसी यानी सीक्रेट जो कहते हैं गोपनीयता, कि उनको बिल्कुल अलग से गोपनीय तरीके से बिल्कुल अलग रखा जाता था कि यहाँ अब जो है आप ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ कर देते थे किसके लिए, या देश के लिए या वहाँ के लोगों के लिए, जैसे मान लो किसी लोग को, किसी को कोई प्रॉब्लम है और आपने उसको हेल्प कर दी, तो बस आपको क्या कर देते थे, अलग कर देते थे बिल्कुल अपने फैमिली से। फिर आपकी फैमिली आपके बिना ही पूरा टाइम वो वहाँ रहती थी, उनको बंदी बना के जिसने भी ये चीज़ किए उसको अलग रख देते थे, ठीक है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने जो है कभी भी देखा नहीं, मतलब हमेशा क्या करते थे, आई डिड नॉट चूज, यानी मैं कभी भी चूज नहीं करता था, बिगनिंग चूज मतलब प्लेस ऑफ माई पीपल अबाउ द, यानी वो हमेशा अपनी फैमिली को ही चूज करते थे। वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, हमेशा फैमिली को ही चूज करते, क्योंकि उनको देश से क्या मतलब, अगर देश के लिए कुछ करते थे तो उनको बाहर निकाल देते थे, अपने फैमिली से दूर कर देते थे। तो वहाँ के लोग हमेशा क्या चूज करते थे, अपनी फैमिली को चूज करते थे कि बजाय किसके, अपने लोगों के। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड। वो कह रहे हैं कि मैंने प्रिवेंट किया था, मतलब मैं भी क्या करता था, एज अ हस्बैंड मैं, मतलब एक दायित्व मेरा पूरा होता था, एक एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, यानी मैं एक फैमिली की तरह तो सारी चीज़ें जो था फुलफिल करता था। आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। कभी वो कह रहे हैं कि मैं कभी फ्री नहीं हुआ था, मतलब मैं कभी बॉर्न नहीं हुआ था, जन्म नहीं हुआ था मेरा फ्री करने के लिए, यानी उन्हें कभी पता नहीं था कि फ्री का मतलब क्या होता है। वो जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसके लिए फ्रीडम क्या होता है, उस फ्रीडम की उसे भूख नहीं थी, जो नेल्सन मंडेला को बाद में जाके होने लगी। तो वो कह रहे हैं कि मैं कभी भी जन्म जो मेरा हुआ था वो भूख से नहीं हुआ था, मैं उस चीज़ से फ्री था। किस चीज़ से, फ्रीडम से। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे, मतलब उनका कहना है कि जब मैं बच्चा था तो मेरे लिए फ्री का मतलब क्या था, मुझे लगता था सारी चीज़ें तो फ्री है मेरे लिए, कि भाई मैं कहीं भी जा सकता हूँ, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हर्ट, मेरी माँ के हर्ट में, झोपड़ी में जा सकता हूँ। फ्री टू स्विम, स्विम करने के लिए, तैरने के लिए स्ट्रीम में वहाँ जा सकता हूँ। रन थ्रू द माई विलेज, पूरे विलेज में, गाँव में घूमने के लिए। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स, अपना खाना जो है तारों के नीचे बनाना या नीचे खेलना, आसमान के नीचे खेलना। एंड राइड द बोट बैक्स टू स्लो मूविंग बुल्स, और जो बुल्स हैं यानी बैल हैं उनके साथ भी जो है मैं फ्री होता था, उनके पीछे पीछे भागना, उनके साथ खेलना, मतलब सारी चीज़ें के लिए उनको वो फ्री थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। वो कह रहे हैं कि मैं एज लॉन्ग एज कि मैं ओबे करता हूँ, मेरे पापा जो हैं वो जो थे कस्टम से, ट्राइब के लिए जो भी चीज़ वो यहाँ पे करते थे उनके लिए, वो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें फ्री थी। मुझे नहीं लगता था कि फ्री का मतलब क्या है, उन्हें लगता है एक बच्चा जो है वो सारी चीज़ों से फ्री है। आई वॉज नॉट ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion when I was discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to the hunger for it। अब वो कह रहे हैं कि अब मुझे, जब मैं मतलब मैंने सीखा कि फ्रीडम का मतलब क्या है, कब सीखा, जब मैं बॉयहुड यानी जब वो जवान हो गए तब उनको समझ में आया कि फ्रीडम का मीनिंग क्या है। उनको इससे पहले लगता था कि मैं खेल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, लेकिन उसको नहीं पता था कि हमारा देश जो है वो अभी आज़ाद नहीं है, फ्रीडम नहीं है, अभी भी हमारी आज़ादी जो थी नहीं थी। लेकिन उनको लगता था कि मैं तो फ्री हूँ क्योंकि मैं खेत में जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं मम्मी के साथ झोपड़ी में जा सकता हूँ, मतलब हर एक चीज़ को उसको लगता था कि फ्रीडम ये होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, जवान हुए, तब उनको समझ में आया कि ये क्या था, ये इल्यूशन था, ये एक भ्रम था मेरा। इल्यूशन का मतलब होता है एक भ्रम था मेरे लिए कि भाई फ्रीडम है मेरे को। लेकिन अब वो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे तब उन्हें समझ में आया था कि फ्रीडम नहीं है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग, मतलब जब वो यंग मैन हो गए, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी, तब उन्हें समझ में आया कि मेरी आज़ादी तो बहुत पहले ही छिन चुकी है। और अब जो है उनके अंदर, वो कह रहे हैं टेकन मी, आई बिगिन टू हंगर, लेकिन अब उनको किसकी भूख होने लगी, इस चीज़ की भूख होने लगी। यानी अब उनको लगने लगा कि अब मुझे क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। और इस फ्रीडम के लिए उन्होंने शुरू कर दिया अपना काम। एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं स्टूडेंट था तब मेरे लिए फ्रीडम का मतलब था कि मेरी फ्रीडम हो, बस मुझे मेरी आज़ादी मिलनी चाहिए। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ अ बिगिन एबल टू स्टे आउट एट नाइट
रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। अब वो कह रहे हैं कि मेरे लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, मेरे लिए फ्रीडम का मतलब था कि मैं कहीं भी नाइट आउट कर सकूं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रह सकूं, मैं जो चाहूं पढ़ सकूं, मुझे जो अपने करियर में करना है मैं वो कर सकूं, और मैं जहां जाना चाहूं वहां जाऊं। ये मेरे लिए क्या था, ये मेरे लिए फ्रीडम थी। लेटर एज अ यंग मैन, जब वो यंग मैन बन गए, मतलब यंग हो गए, इन अ जॉन्सबर्ग, आई यर्न फॉर अ बेसिक एंड द ऑनरेबल फ्रीडम फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल। और जब वो बड़े हुए तब उनको लगने लगा कि भाई अब मुझे क्या चाहिए, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। फॉर अर्निंग माई कीप, मैं अच्छा कमाऊँ अपने लिए। फॉर ऑफ मैरिंग, मतलब शादी हो मेरी। हैविंग अ फैमिली, फैमिली हो। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, मतलब उनके लिए जो ये सारी चीज़ें थी, अब उनके लिए ये थी कि भी मुझे अपनी लाइफ में अब ये सारी चीज़ें चाहिए। उस तरह से उनके लिए फ्रीडम ये थी कि मुझे ये हासिल करना है, ना शादी करनी है, नौकरी चाहिए, पैसा जोड़ना है, ये सारी चीज़ें उनके लिए फ्रीडम थी। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brother sister were not free. उनको धीरे धीरे समझ में आया कि उन्होंने देखा कि saw that not only was I not free, मतलब वो तो फ्री नहीं थे, और लेकिन उनके मम्मी, उनके जो भाई और उनके जो बहन थे वो भी फ्री नहीं थे। I saw that it was not just my freedom, ये मेरे लिए फ्रीडम नहीं है, सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं है, that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। लेकिन ये क्या है, ये सभी के लिए फ्रीडम होनी चाहिए जो मेरे जैसे दिखते हैं। उनको अपनी फ्रीडम, जैसे जैसे वो बड़े हुए तब उन्हें समझ में आया कि फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग क्या है। फ्रीडम सिर्फ मेरी ही नहीं, फ्रीडम मेरे जैसे जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग हैं, उन सभी की फ्रीडम ही हमारी एक्चुअल फ्रीडम है। मेरे फ्रीडम होने से नहीं होगा, बाकी सब भी क्या होने चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए उनके अंदर, तभी एक देश जो है वो फ्री माना जाएगा। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। उन्होंने ज्वाइन किया था अफ्रीकन कांग्रेस में, तो उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी अब हंगर जो थी, मेरी जो भूख थी फ्रीडम के लिए, वो सिर्फ मेरी ना रह के एक बड़ी ग्रेटेस्ट भूख बन गई फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, फॉर माई पीपल, मेरे लोगों के लिए। It was this desire, desire मतलब होता है इच्छा, for the freedom of my people to live their lives, their dignities and respect, self respect that animated myself। अब उनके लिए था कि जो मेरे लोग हैं वो मेरी तरह ही मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट हो उनके लिए, वो इन सभी चीज़ों के लिए फ्री हों जो भी मेरे कंट्री के लोग हैं। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ ब्लड वन। अब उनके अंदर एक नौजवान के अंदर जैसा खून खौलता है वैसी वाली चीज़ें उनके अंदर फीलिंग आने लगी। That draw a law abiding attorney to become a criminal that turned a family living हस्बैंड इंटू अ मैन विदाउट अ होम। अब उनके अंदर क्या आ गया था, अब उनके अंदर एक फैमिली वाले जो मैन थे वो ना होके अब एक कैसे बन गए थे, वो ऐसे बन गए थे जिनके पास कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि अब उनके अंदर वो क्रिमिनल जैसे हो गए थे। उनके अंदर ये चीज़ें थी कि अब मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है। अब वो एक फैमिली मैन ना होके एक क्रिमिनल लग रहे थे, उनके पास एक फैमिली होते हुए भी वो फैमिली वाले नहीं लग रहे थे। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और वो अब ऐसे अपने आप को चाहते थे कि मैं कैसा बन जाऊँ, एक सन्यासी टाइप, जो मॉन्क होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वैसा बन जाऊं, ऐसा उनका बन गया था। उनकी लाइफ अब ऐसी हो, क्योंकि उनका एक ही काम था कि मुझे क्या करना है, मुझे अब इस देश को फ्रीडम दिलवानी है, और इसलिए वो एक क्रिमिनल बन गए। मतलब जहाँ पे भी वो जैसे ही कोई चीज़ गलत होती थी वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, फिर वो अंग्रेज लोग जो गोरे लोग थे वो क्या करते थे, उनको उठा के जेल में डाल देते थे। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होने लगी, तो वो एक क्रिमिनल बन गए। एक फैमिली वाली मैन होके भी वो क्या बन गए, विदाउट फैमिली रह गए। आई एम नो मोर वर्चुअस or self-sacrifices than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। उनके लिए था कि अब जो मैंने जो पाया है, क्या पाया है कि जो लोग हैं वो गरीब तो हैं लेकिन लिमिटेड फ्रीडम्स है उनके पास, यानी उनके पास तो थी लेकिन लिमिटेड फ्रीडम्स थी, लेकिन वो चाहते थे कि जो मेरे लोग हैं उनके पास क्या हो, वो फ्री नहीं है, और उनको वो फ्री करना चाहते थे। वो कांग्रेस में थे तो उनको थोड़ा बहुत फ्रीडम था, लेकिन वो चाहते थे कि मेरे जो बाकी के लोग हैं वो भी बिल्कुल फ्री हो जाएं।
ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। भाई फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि एक डिवाइस, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रीडम का मतलब होता है कि हाँ भाई इस रूम के इस यहाँ चौखट तक तुम्हें जाने की आज़ादी है, गेट से बाहर जाने की तुम्हें आज़ादी नहीं है। तो फ्रीडम एक चेन की तरह नहीं होती। आप फ्रीडम का मतलब बांध के रखने, फ्रीडम मीन्स फ्रीडम, आप कहीं भी जा सकते हो, वैसी फ्रीडम होनी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि इनडिवाइजिबल द चेन ऑफ ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम, द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ मी। यानी वो कह रहे हैं कि अब मेरे लिए फ्रीडम क्या है, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर तो भाई मुझे तो पता है कि मुझे थोड़ा बहुत आज़ादी है यहाँ वहाँ जाने की, लेकिन ये एक चेन है, अगर मेरे लोगों के ऊपर है दैट मीन्स मेरे ऊपर है, और अगर मेरे ऊपर है दैट मीन्स मेरे लोगों के ऊपर है। तो फ्रीडम एक इनडिवाइजिबल है। फ्रीडम मतलब फ्रीडम, सबको फ्रीडम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी द लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑब्सेस्ड। अब देखो ऑप्रेसर मतलब क्या होता है, ऑप्रेस्ड मतलब हमने समझा था कि ऑपरेशन मतलब हमने समझा था कि उत्पीड़ना ना, कि किसी को पीड़ा दिया जाता है उसे कहते हैं ऑप्रेसर, जो पीड़ा देता है ऑप्रेसर, ठीक है, तो इसको कहते हैं पीड़ा देने वाला, या जो दुख दे रहा है उसको। तो वो जानते थे कि जो भी ऑपरेस करते हैं, जो भी हमको पीड़ा दे रहे हैं, मस्ट बी लिबरेट, हमको उससे फ्री होना है, जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस, जो भी उनके द्वारा पीड़ित किया जा रहा है उन सभी के संबंध में। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम्स इज अ प्रिजनर। और एक अगर आदमी किसी दूसरे आदमी की अगर हेल्प करता था तो उसको क्या कर देते थे, उसको प्रिजन में डाल देते थे, जेल में डाल देते थे। हेट्रेड, उनसे नफरत की जाती थी। ही इज अ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, उसको कहाँ रखा जाता था, बार्स के मतलब सलाखों के पीछे रखा जाता था। प्रिजॉइड्स एंड नैरो माइंडेड, जो सोच थी उनकी बहुत ही छोटी थी, नैरो माइंडेड थी, वो लोग गलत चीज़ों की तरफ थे कि जो भी चीज़ फ्रीडम के लिए जो भी इंसान लड़ता था उसको जाके डाल के जेल में डाल देते थे। आई एम नॉट ट्रूली फ्री एंड इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। अब उनको लग रहा था कि मैं भी फ्री नहीं हूँ, मैं भी बंधा हुआ हूँ, चाहे थोड़ी बहुत उनको मिली हुई थी आज़ादी, लेकिन उनको ये लगता था कि अभी भी तो हम गुलाम ही हैं। भले मैं एक थोड़ा बहुत मुझे यहाँ वहाँ जाने की है कि मैं अपना कोई चीज़ अपने राइट्स रख सकता हूँ, लेकिन मेरे बाकी के जो कंट्री के लोग हैं वो फ्री नहीं है, तो उनको ये फ्रीडम कंप्लीटली चाहिए थी। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो उनके द्वारा ह्यूमैनिटी थी, जो उनकी मानवता थी, वो ऑप्रेसर जो उत्पीड़ना दे रहे थे वो लोग, उनके अंदर से जो पीड़ा दी जा रही थी उन लोगों के द्वारा मानवता जो थी वो रॉब्ड हो गई थी। ये चीज़ें वहाँ पर बताई जा रही है। तो अगर आप इसको समराइज करेंगे तो नेल्सन मंडेला के अगर फर्स्ट चैप्टर मतलब पूरा फर्स्ट पैरा से अगर स्टार्ट करें तो क्या था कि उनका इनॉग्रेशन था, वहाँ पे बहुत डिग्नेटरीज आए थे, वो अपनी डॉटर जो जिनानी है उनके साथ गए थे। कहाँ पर प्लेस्ड हुई थी, यूनियन बिल्डिंग में हुई थी इन पिट्रोरिया, वहाँ पर सैंडस्टॉर्म एम्फी थिएटर थे, वहाँ पर ये जो प्लेस हुई थी, और उसके बाद उन्होंने सम्मानित किया था। तो किस किस ने प्लेस लिया था वो आपको याद रखना है, किन किन लोगों के द्वारा वहाँ पे समर्पित किया गया था, किन किन के हार्ड वर्क थे, तो थैम्बो, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। किस तरह से उन्होंने प्लेज कहा था वो सारी चीज़ें बात याद रखनी। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ था वो बताया था कि ह्यूमैनिटी क्या है, फ्रीडम का मतलब उनके लिए क्या है, वो उन्होंने कब जाना, करेज क्या होता है उन्होंने ये समझा कि करेज का मतलब ये नहीं है किसी मैन के अंदर फियर नहीं होता है, यानी डर नहीं होता है। डर है वो अलग चीज़ है, लेकिन उस डर पे अगर आप कॉन्कर कर देते हैं यानी उस पर काबू पा लेते हैं तब आप उसे करेज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें भी समझाई है कि हमें भी डर होता है, ठीक है, लेकिन डर पे काबू पाना, डर के आगे जीत बोलते हैं ना, तो डर पे अगर काबू पालोगे तब आप साहसी कहलाते हो। ठीक है, तो ये आपका एक चैप्टर था, बहुत ही लंबा था लेकिन हमने कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं थोड़े से। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ा से बन रहा है कि एमसीक्यूज करना है, तो जब एक बार चैप्टर हो जाएगा फिर हम 2-3 चैप्टर्स का एक साथ एमसीक्यूज ले लेंगे कि एक बार आपका भी क्लियर हो जाएगा कि जितना पढ़ा हुआ है कौन से क्वेश्चन का हम आंसर अच्छे से दे पा रहे हैं। तो एमसीक्यूज भी हम करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है कि सेरेमोनीज कहाँ हुई थी, तो हमने अभी भी पढ़ा कि सेरेमोनी जो है वो यूनियन बिल्डिंग में कहाँ हुई थी, पिट्रोरिया में हुई थी, और जो था सैंडस्टोन कौन सा, एम्फी थिएटर। तो इस तरह से ये पूरा लिखा हुआ है कंप्लीट। अब यहाँ आगे पूछ रहे हैं कि कैन यू नेम द एनी पब्लिक बिल्डिंग, आप ऐसा बता सकते हो कौन सी ऐसी पब्लिक बिल्डिंग है इंडिया में दैट आर द मेड फ्रॉम सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन से बनी है। तो न्यू दिल्ली में कौन सी है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है,
न्यू दिल्ली में, मद्रास हाई कोर्ट है इन चेन्नई में, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। कहाँ पर? हमारे इंडिया में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। थैंक इंटरनेशनल लीडर्स को उन्होंने थैंक यू कहा, क्योंकि इससे पहले आउटलॉस की वजह से उन लोगों ने सभी ने साउथ अफ्रीका से रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन उस दिन इनॉग्रेशन के दिन सारे लीडर्स आए थे और उन्होंने उनके प्लेस के टाइम पे उनको ग्रीट किया था, उनको थैंक यू कहा था, और इसी चीज़ के लिए उन्होंने थैंक यू कहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि होस्ट थे तो उनके लिए ये प्रिविलेज था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए पहले क्या था, ये आउटलॉस था। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो उन्होंने थैंक कहा था, हैविंग कम टू विटनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट सिंस एवर कुड बी द कंसिडर, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं हुई थी। तो उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत थैंक यू कहा था, क्योंकि वो सभी लोग एक विटनेस थे, एक साक्षी थे उनके इस लॉयल्टी के लिए कि वो भी अब इस देश के साथ अपना संबंध आगे बना के रखना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने सबको थैंक यू कहा था। व्हाट आइडल्स डस ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका। उन्होंने क्या बताया है कि आगे हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम ये जो बॉन्डेज बनी हुई थी, जो किस में घिरे हुए थे, पुअर्टी यानी गरीबी में थे, डेप्रीवेशन में थे, सफरिंग थे, जेंडर से रिलेटेड थे, अदर डिस्क्रिमिनेशन थे, उन सभी से इनको क्या करेंगे, फ्री करेंगे, लिबरेट करेंगे। ठीक है, लिबरेट फ्रॉम द पीपल। ठीक है, इस तरह से हमने देखा था ना, लिबरेट ऑल साउथ अफ्रीकन फ्रॉम द कंटिन्यूइंग, जो उन्होंने क्या कहते बॉन्डेज थी उनके ऊपर, उन सभी के लिए। तो ये एज इट इज़ आपकी बुक में, तो आपको ऐसे ऐसे नाम, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, पुअर्टी, ये सारी, इसलिए चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए ताकि हमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो समझ में आए। जब हम आंसर लिखें तो हमें पता होना चाहिए। स्टोरी तो आपको याद होगी, लेकिन ऐसे वर्ड्स जो हैं वो आपको याद नहीं रहेंगे। तो वो यहाँ पे पुअर्टी मतलब गरीबी, डेप्रीवेशन मतलब हानि, सफरिंग मतलब जो भी सहा गया है, जेंडर, और ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो स्ट्रेस्ड दैट द ब्यूटीफुल लैंड एंड साउथ अफ्रीका जो है वुड बी नेवर एवर एक्सपीरियंस रैशनल डिस्क्रिमिनेशन अगेन। और वो चाहते थे कि कभी भी फिर कभी ऐसा भेदभाव नहीं हो रंग भेद की नीति पे या जातिवाद के ऊपर, जो इससे पहले होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, वॉट डू द मिलिट्री जर्नल्स डू। मिलिट्री जनरल ने क्या किया, उनको सल्यूट किया था और अपनी लॉयल्टी दिखाई थी कि आगे हम भी आपके साथ इस तरह से ही जुड़े रहेंगे। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ, क्योंकि इससे पहले वो उनको जेल में डाल देते थे, लेकिन आज वो उनको क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे अपने कि भी हम आपको सम्मान दे रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट। तो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल जो थे साउथ अफ्रीका के, डिफेंस फोर्स और पुलिस जो है, उन्होंने उनको सल्यूट किया, अपनी लॉयल्टी शो की। वैन द मिलिट्री जनरल जो थे वो सैल्यूटेड कर रहे थे, ही वॉज नॉट अनमाइंडफुल फैक्ट, जो उनको याद है कि उन्होंने क्या किया, टू मैनी ईयर्स अगो उन्होंने उन्हें सैल्यूट नहीं किया था, जबकि कहाँ डाल दिया था, अरेस्ट कर दिया था, जेल में डाल दिया था। और इनका जो एटीट्यूड जो चेंज हुआ है वो फैक्ट है दैट अ न्यू नॉन रैशनल गवर्नमेंट, कि अब जो है वो नॉन रैशनल गवर्नमेंट है, गैर नस्लीय जो है, जातिवाद के अकॉर्डिंग जो गैर जातीय जिसपे सरकार है वैसी गवर्नमेंट है, और इलेक्टेड हुई है, मतलब चुनी गई है। एंड द मंडेला वॉज देन द प्रेसिडेंट ऑफ, और अब जो है मंडेला जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो एज अ प्रेसिडेंट वो उन्हें सम्मान दे रहे थे। नेक्स्ट, वाई वर टू नेशनल एंथम संग। नेशनल एंथम दो क्यों गाए गए थे, क्योंकि दोनों तरह के लोग थे और दोनों को हमें सिम्बलाइज करना था। तो सिम्बलाइज करने के लिए उन्होंने दोनों, जो देखो सिम्बलाइज द इक्वलिटी, मतलब ये सिम्बलाइज कर रहे थे, संकेत दे रहे थे कि दोनों के लिए इक्वलिटी है, दोनों ही अपने अपने नेशनल एंथम गा सकते हैं। तो दोनों नेशनल एंथम उन्होंने गाए थे। ठीक है, वो नेशनल एंथम भी आपको याद रखना है, ओल्ड था डाई स्टेम, और जो नया वाला था वो कौन सा था, एबिले की कुछ ऐसा था ना, वो याद रख लेना, से ले। ठीक है, तो इस तरह से आई अफ्रीका था, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला। तो करेज का मतलब मंडेला के लिए क्या था, हमने भी समझा कि करेज का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर फियर नहीं है, फियर होना एक अलग चीज़ है, फियर पे कॉन्क्लूड करना ये आपके लिए करेज होता है। ठीक है, तो ये पूरा याद रखा है कि ब्रेकिंग करा जा रहा था, लोगों को स्ट्रेंथ होती, और रिलायंसेस थे, वो सारी चीज़ें उनको समझ में आई कि करेज का मतलब क्या होता है, नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ऑफ ओवर इट, यानी उस पर काबू पाना हमारे लिए करेज होता है, बजाय कि उस चीज़ से अगर आपको डर नहीं है दैट मीन्स वो करेज नहीं है, इसको नहीं कहा जाता है। आगे कह रहे हैं, विच डज ही थिंक इज नेचुरल, लव टू और हेट। क्या नेचुरल होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है उसी के लिए देख लो आप कि उसके लिए लव जो होता है वह नेचुरल होता है बजाय के हेट के। तो लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। ठीक है, हेट के बजाय क्या होता है, लव जो है वो नेचुरली आ जाता है। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did the signify the triumph of? और ये चीज़ें किस चीज़ की थी, मतलब किस चीज़ पर जीत हासिल करने वाली थी।
तो नेल्सन मंडेला जो थे वो प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने अपार्थाइड जो थे, जो उनका रंग भेद वाला नीति था और जो आउटलॉज थे उन सभी के लिए डिक्लेयर किया था कि अब जो है ये सारी चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पर। व्हेन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपार्थाइड जो है, जो रंग भेद की नीति है, उन सभी चीज़ों को उन्होंने हटा दिया कि यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो इसलिए जितनी भी कंट्रीज थी वो उनसे अब फिर से वो रिलेशन रखना चाहती थी। द इनोग्रेशन ऑफ अ न्यू एंड नॉन रैशनल गवर्नमेंट, ये इनोग्रेशन जो था वो नॉन रैशनल गवर्नमेंट था, साथ ही एक हिस्टोरिकल मोमेंट था फॉर द साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, जो एक वर्ल्ड की हिस्ट्री बन गया था। और इसके लिए जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स जो थे वो वहाँ पर अटेंड करने आए थे इनोग्रेशन, और सिग्निफाई कर रहे थे कि यहाँ पर जस्टिस, पीस और क्या होगा, ह्यूमन डिग्निटी, यानी लोगों के लिए मानव का गौरव जो है उन्हें मिलेगा। ये चीज़ उनके लिए एक विक्ट्री जैसा था, एक जीत जैसा था। What does the Mandela mean when he say the simply the sum of all African patriots who had gone before him? अब उन्होंने बताया कि भाई वो ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि उनसे पहले जितने भी लोगों ने इतना ज़्यादा साहस दिखाया था, आज वो कह रहे हैं कि आज अगर वो सभी लोग यहाँ पर होते हैं तो वो, मैं उन सभी का सम हूँ और मैं इस चीज़ को आगे ले जाना चाहता हूँ, जो भी उन्होंने इतना ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो मंडेला ने कहा था कि सिंपली सम हूँ, दैट मीन्स क्या है, आइडेंटिफाई दैट द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए थे नोबल एंड कवरेज के लिए, जो हिम्मत दिखाई थी उन्होंने, जो साहस दिखाया था, हु फाउट मतलब जो उन्होंने फाइट किया था किसके लिए, कलेक्टिव फ्रीडम को हासिल करने के लिए, अफ्रीका के लोगों के लिए। एंड वॉज पेन, जो उनका दर्द था, वो कुड नॉट थैंक देम, और वो उनको दर्द था कि उन्होंने उनको थैंक यू नहीं कह पाए, जिन्होंने इनके लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किया, जो उन्होंने इतना साहस दिखाया उन सभी चीज़ों के लिए। क्लियर, आगे देखते हैं। Would you agree that the depth of the operations created height of the character? आप मानते हो कि भाई अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा उत्पीड़ना की जाए तो वो एक हाई कैरेक्टर बन के आता है, मतलब एक अलग कैरेक्टर बन के आता है? तो बिल्कुल मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम परेशानियों से नहीं गुजरेंगे हम निखर कर नहीं आते ना। अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो आप हमेशा उससे बचते रहोगे और कहीं ना कहीं आप कमज़ोर होते जाओगे। और अगर जितना आपके सामने परेशानियां आती हैं आप उनको आगे सॉल्व करते करते निकलोगे तो उस टाइम तो आप परेशान हो गए, लेकिन आपके अंदर एक करेज आ जाता है, आपके अंदर एक हिम्मत आ जाती है कि अरे मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई थी और मैंने इसको फेस कर लिया और मैं देखो अब आगे नेक्स्ट चीज़ करने वाला हूँ। क्योंकि परेशानी तो लाइफ में कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसे डर के पीछे पीछे होते जाओगे तो आप बिल्कुल बैक हो जाओगे। तो जब हम परेशानियों को झेलते हैं तो हम क्या बनते हैं, हम एक निखर के एक हाई कैरेक्टर बन के आते हैं। तो यस, हम मानते हैं ये चीज़। हाउ डज द मंडेला इलिस्ट्रेट दिस, मतलब मंडेला ने उसको किस तरह से किया। एंड कैन यू एडिट योर ओन एग्जाम्पल दिस आर्ग्यूमेंट्स, और क्या अपना आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो। तो आप अपने लाइफ में जो भी आपके साथ हुआ है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि मेरे साथ ये चीज़ हुई थी लेकिन मैंने इस चीज़ को सॉल्व किया और आज मैं इस चीज़ में परफेक्ट हूँ। जैसे मान लो इंग्लिश की बात कर लें या मैथ्स की बात कर लें कि मैथ्स में मुझे पहले बिल्कुल सम्स नहीं आते थे, बहुत कॉन्फिडेंस लूज होता था, लेकिन धीरे धीरे करते करते आज मैं अच्छे से बड़े बड़े सम्स जो है मैं 5 मिनट्स में कर लेता हूँ, 10 मिनट्स में कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें आपके अंदर क्या आती है, हिम्मत आती है। जहाँ आपको एक को आधा घंटा करने में लगता था किसी सम को, आज आप उसको 10 मिनट में कर रहे हो, तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये आपकी प्रैक्टिस है जो आपने इतना सब कुछ किया। और अगर डर के वहीं बैठ जाते कि नहीं मुझसे तो नहीं हो रहा है, आधे घंटे में होगा तो मैं कैसे बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या करूंगी, तो वो चीज़ वहीं पे ही खत्म हो जाती, वो फियर होता। लेकिन आपने फियर के ऊपर काबू किया तो आपके लिए क्या हो गया, करेज हो गया। तो यहाँ का यस आई एग्री, द डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन, जो उत्पीड़ना मिलती है वो एक हाई कैरेक्टर लाती है। मंडेला के लिए भी यही था। डिकेस जो उनकी ब्रुटेलिटी थी, जो क्रूएल्टी थी, जो क्रूरता दिखाई जाती थी, जो उनके ऊपर उत्पीड़ना होती थी, वो अनइंटेंड थी, यानी अनइंटेंड इफेक्ट, यानी कि उनके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था ऑफ द क्रिएटिंग मैनी अफ्रीकन पेट्रोइड जो थी उनके लिए। और ये अनइमेजिनेबल हाइट्स थी, उनके जो कैरेक्टर्स थे वो नाम बताए थे वो सारे। ही फेल्ट द ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो है साउथ अफ्रीका की सबसे अच्छी पूंजी जो है वो धन जो है वो क्या है, वहाँ के लोग हैं। सिमिलर मैनर भगत सिंह, जो हम बता रहे हैं कि भगत सिंह है, उनके बारे में अगर कहें तो उन्होंने भी क्या कहा था, बहुत ज़्यादा दुख सहे थे, बहुत ज़्यादा ब्रिटिश के खिलाफ जो उनको बहुत ज़्यादा क्या क्रूएल्टी दिखाई गई थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस की थी, ये सारी चीज़ें बताई गई है। हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग द फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपीरियंस। अब ये एज और एक्सपीरियंस की बताना है कि जब वो बच्चे थे तो उनको लगता था कि फ्रीडम का मतलब कहीं भी जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ,
खेतों में घूम रहा हूँ, स्विम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उनके लिए फ्रीडम थी। जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए तो उनको लगा कि मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी रुकूँ, जो भी पढ़ूँ उसकी मुझे फ्रीडम होनी चाहिए। देन वो जब थोड़े और बड़े हुए, यंग हुए, तब उनको लगा कि मेरी शादी होनी चाहिए, मुझे पैसे होने चाहिए, मेरी अच्छी नौकरी होनी चाहिए, ये उनके लिए फ्रीडम थी। लेकिन जैसे वो जॉब उनकी लगी तब उन्हें समझ में आया कि एक्चुअल फ्रीडम ये नहीं है, क्योंकि मेरे जितने भी भाई बहन या मेरे आसपास के लोग हैं वो तो फ्रीडम है ही नहीं। तो फ्रीडम मेरे अकेले की नहीं, सभी की होनी चाहिए, पूरे देश की फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसी में लिखी हुई है कि वो फ्री थे कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी जो भी उनको ज़रूरत होती थी वो एज अ टीनेजर उनके लिए क्या था कि जो उनको चाहिए वो हो। फिर नेक्स्ट उनके सेल्फिश ड्यूरिंग था कि भाई जब वो सेल्फिश हो गए, बट द फ्रीडम इज ऑल द ब्लैक्स, जितनी भी फ्रीडम थी वो सारी की सारी ब्लैक हो गई। उनको समझ में आ गया कि फ्रीडम का मतलब क्या है, कि हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। अब उनके अंदर फ्रीडम थी, वो कैसी भूख थी कि मेरे लोग जो हों वो फ्री हों। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्री चेंज हिज लाइफ। उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई कि वो अब मॉन्क बन गए थे, क्रिमिनल हो गए थे, अब वो एक फैमिली वाले ना होके विदाउट फैमिली हो गए थे। ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ लेना कि भाई बहुत सिंपल है। क्या था कि मंडेला जो थे वो यूथ थे, नॉट जस्ट फॉर फ्रीडम द कर्टेल बट द फ्रीडम फॉर ऑल ब्लैक्स। द हंगर इज फ्रीडम बिकम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। अब उनके पीपल के लिए उनको फ्रीडम थी। नॉन रेशनल जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो उनको चाहिए था। सेल्फ सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने किए थे वो सारी चीज़ें अब उनको लग रहा था कि अब हमारे साथ चेंज होना चाहिए और अब हम फ्रीडम, मतलब हमारे अंदर कंप्लीटली फ्रीडम होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ये था कंप्लीट हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन आंसर हो सकता है आपकी बुक में डिफरेंट हो, लेकिन चैप्टर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये है कि मैं एमसीक्यूज जो है मैं ट्राई करूँगी कि आपके लिए 2-3 चैप्टर का एक साथ एमसीक्यूज बना लेंगे, फिर हम उसको 1 बाय 1 करते जाएंगे ताकि आप भी पढ़े हुए होंगे। सिर्फ क्वेश्चन देखना, अपने वीडियो को पॉज करना और सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद से टिक लगाना और आंसर देखना कि आपने कितना सही किया है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम इसका पोम जो है वो करने वाले अ टाइगर इन द जू, उसे हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।